पहले हम दीवल माता के दार और उसके बाद उसके साथ ही है रिश्मल साहब का दरबार। पहले उस डेड़ी में फिर उस डेड़ी में से वापस घर आते थे। ये खूबसूरती है मेरे अनंतनाग। 90 में तो जी कोहराम मच गया। अब पता नहीं वहां से टिकला टिपलो, वहां से जवाहरलाल थपलो, वहां से कोई और, वहां से गुलाम कदीर भट्ट, डॉक्टर गुलाम कदीर भट्ट। यहाँ पर लोग कहते हैं ना, ये भूल जाओ। तो मैंने क्या, मैं दूसरे घर में गया रात रात के 3 बजे वहां पर उनको खोला दरवाजा, तो वहां पर उठाया क्या मैंने, कम से कम वहां से मैं कोई चीज ले आता, सामान लेते, ट्रंक ले आता, और बहुत सारी चीजें थी वहां पर जो मैं लाता। मैंने क्या लिया? खेलने में जो मुझे शील्ड वगैरह मिले थे, इतना डर था। गाड़ी वाले को मैंने चुंगी पर सामान उतारा, वहां से और 100-150 रुपए रेडी वाले को दे, वो जो वो सामान था, वो शील्ड डब्बे वगैरह वहां से ला, ताकि ये मेरा घर न देखे। इतना डर हो गया। तकदीर का खेल है, परमात्मा को चाहना था, उसने किया। लेकिन वो 100 साल पीछे चले। हम तो निकले, खाली हाथ निकले, लेकिन वो 100 साल पीछे चले। सीजन 2 एपिसोड 1 जो आपने देखा, और आज एपिसोड 2 में हम बातचीत करने आए हैं कैप्टन महाराज जी से, जो कि बहुत ही रिनोन पर्सनैलिटी है। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैप्टन महाराज आज हमें बात करेंगे उस समय की, उस दौर की, जो एग्जाइल हुआ था, उस समय क्या हुआ था, इनसे जरूर बात करेंगे। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार कैप्टन जी, हम आज आपसे आपके एक्टिंग फील्ड के बारे में नहीं, बल्कि उस एक्सोडस के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले कश्मीर में आप कहाँ रहते थे? कश्मीर में मैं अनंतनाग में रहता था जी। अनंतनाग, ब्राह्मण मोला, अछबल अड़ा अनंतनाग जी। उसको अछबल अड़ा क्यों कहते थे? क्योंकि वहां से कोकरनाग, वेरीनाग, डूरू, शाहबाद, बाकी जगह गाड़ियां निकलती थी, उसी का अड़ा था वहां पर। तो हम इसलिए उसका नाम ब्राह्मण मौला नियर अछबल अड़ा अनंतनाग। ओके। मैं जहाँ रहता था उसकी खूबसूरती देखो। वहां से 3 मिनट मुझे लगते थे दरियाई जहलम तक, जहां मैं नहाने जाता था, कपड़े धोने जाता था। मेरा स्कूल वहां से 3-4 मिनट, सेंट्रल हाई स्कूल। मेरा प्ले ग्राउंड जहां मैं खेलने जाता था, अक्सर बेसिकली मैं क्रिकेटर था, तो 3-4 मिनट वहां तक लगते थे। जी। और लाल चौक तो बिल्कुल सामने ही था। ये खूबसूरती थी मेरे अनंतनाग की। मेरे अनंतनाग में जब हम सवेरे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा भाई, जब हम नागबल जाते थे, वहाँ पर नहा धो के जब हम वहाँ से वापस आते थे, तो पहले हम दीवल माता के दार और उसके बाद उसके साथ ही है रिश्मल साहब का दरबार। जी। पहले उस डेड़ी में फिर उस डेड़ी में से हम वापस घर आते थे। ये खूबसूरती है मेरे अनंतनाग की। बिल्कुल। कैप्टन जी, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप बहुत ही भावुक हैं, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो समाज का आईना होता है, और आप एक एक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं। लेकिन जो वो दौर था जब आप 90s में वहां से निकले थे, उस समय क्या सिचुएशन रही थी आपके सामने? कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहना पड़ेगा। बेसिकली मैं 89 में यहाँ है। 89 दिसंबर, जब मैं टीचर था, तो छुट्टियां हो गई। मेरा अंकल बीमार रहता था, उसकी प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो
मैं आता था यहाँ जम्मू, जी। और मैंने यहाँ पर 86 में मैंने कुछ 5-6 मरले ज़मीन का एक प्लॉट भी रखा था, ताकि हम हर साल आते थे, अब 2-4 साल से। तो मैं 89 में यहाँ आया। तो उन दिनों प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसी महीने में भट्ट साहब, प्रेमनाथ भट्ट एडवोकेट, जी जी, उसको शहीद किया गया। 3:45 वो मुझसे मिला, मैंने उसको नमस्कार किया, 4 बजे सुना उसकी डेथ हो गई। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो हम आ गए यहाँ पर। मैंने सोचा चलो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम, क्यों क्या ये तो हम यहाँ आ गए 89 में, दिसंबर में। तो इसी के साथ 90 में तो जी कोहराम मच गया। अब पता नहीं, वहां से टिकला टेपलू, वहां से जवाहरलाल थपलू, वहां से कोई और, वहां से गुलाम कादिर भट्ट, डॉक्टर गुलाम कादिर भट्ट। तो ये सिलसिला, अब हमने सोचा अब क्या करें। यहाँ पर किराया का मकान तो उसको 400-500 रुपए देते। तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो मैंने काम के यहाँ पर जमीन का प्लॉट लेके रखा। मैंने कहा एक आध कमरा तो बना ही ले लो। जी जी, पैसे थे नहीं। फिर मैं यहाँ पर गया, एक दुकानदार था यहाँ पर डोगरा, मैं उसके पास गया। मैंने कहा आपके पास सारा मटेरियल है, आप मुझे दोगे क्यों? क्योंकि मेरे पास इस वक्त पैसे है नहीं, जब आएंगे, जब बनेंगे तो मैं दे दूंगा। और क्या हुआ, कोई नहीं था यहाँ पर। 10-10 किलोमीटर तक बिल्कुल सुनसान था, कोई कुछ बिल्कुल। उसने कहा कोई बात नहीं, ले लो महाराज, जितना लेना है। उसके साथ कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ यही कुछ दिनों की उधर उधर नमस्कार नमस्कार। दुकान का ले लो महाराज। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया उससे, अपने पास कुछ 20-25 हजार रुपए थे। तो मैंने उससे सामान उठाया। तो यहाँ पर एक कमरा बनाने की कोशिश की मैंने। तो मेरे यार दोस्त आ गए, तो वो कहने लगे यार ये जिंदगी भर एक ही कमरा रहेगा, तो मैं क्या करूं? पैसे ही नहीं तो 2 कमरे कैसे बनाऊं? कहा नहीं यार, कुछ करो कुछ करो। फिर ये आई मेरी घरवाली, इसने कहा ऐसा करो कि मेरा कुछ जेवर है, जी जी, करो। मैं सोचा, मैंने क्या, ये कहाँ से वापस आएगा? मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है ये वापस आएगा। तो फिर मैंने कुछ सोचा, तो मैंने कहा इतना कर्जा भी कैसे उठाऊं उससे। तो एक दिन मैंने सही किया, चलो ठीक है, दे दिया उसने। मैं गया, ऐसे ही आंखों में आंसू, वो ये। तो मैं गया सुनार के पास, वो हमारे अनंतनाग का ही था, एक पंजाबी था। तो उसके पास गए, उसको दे, उसने कुछ पैसे दिए मुझे। तो मैंने यहाँ पर 1-2 कमरे बना लिए, बाथरूम वाथरूम बना दिया, लेंटर डाल दिया। अब नीचे सीमेंट बिल्कुल नहीं। जी जी, तो इन्हीं दिनों मैंने क्या किया कि मैंने बबलू को साथ लिया, तो हम कश्मीर चले गए। जी जी, मकान में काम चल रहा है, लेंटर डल रहा है, हम कश्मीर गए अपने घर, क्योंकि सब कुछ वहां था, हमने कुछ नहीं लाया था, बिल्कुल कुछ नहीं था। ये हम कहाँ पता था कि हमको अब जिंदगी भर यहाँ ही रहना है। दिसंबर में मुझे कहाँ पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा चलो हम चले, इसलिए कि हम वहां से कुछ ला सके। और हालात भी अब दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो मैं वहां पहुंचा, शाम को गाड़ी में पहुंचा। जब मैं अड्डे पर पहुंचा तो कोई रास्ते में नहीं चल रहा है, कोई न उधर न कोई इधर। मैं जब घर पहुंचा तो वहां पर आगे मोहल्ले वाले सारे वहां ही थे। मेरे घर में दूसरा घर था, वो भी वहां ही था। उन्होंने कहा आप क्यों आए, आप क्यों आए, आप क्यों आए? मैंने कहा क्या बात क्या है? कहा नहीं यार, नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है यहाँ। तो मैंने क्या किया, मैं पहले गया अपने क्लर्क के पास। इसी शाम को रास्ते में कोई नहीं चल रहा था,
इसी शाम को गया तो उसने मुझे, तनख्वाह था उसके पास, मेरा कुछ 1440 रुपया था, शायद 2 महीने का था, कुछ ये 2-3 हज़ार रुपये बन रहा था वो। तो मैं गया उसके पास, उस बेचारे ने रखे थे वो पैसे मेरे, जी। रखे थे, दिए मुझे, दस्तखत लिया और मैं चला गया। उसने कहा जाओ, उसने भी मुझे कहा जाओ। तो मैं निकला, तो वहां से मैं अब अपने घर में मैं नहीं रहा। हालात देखो, यहाँ पर लोग कहते हैं ना, ये भूल जाओ, मुमकिन नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं दूसरे घर में गया रात को रहने के लिए, बबलू को साथ लेकर। तो वो गए, ड्राइवर सामने था, उसकी गाड़ी थी वो, उन दिनों वो मोटर था, वो क्या कहते हैं, एम्बेसडर, वो चलाता था वो। तो ये गया, जिसके घर में मैं गया वहां बैठा, तो उसने उसको बुलाया, तो इसको रात को निकलना है, इसको वापस 8 बजे पहुंचा, रात को निकलना है 3 बजे। तो उसने कहा 1000 रुपये देना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे। तो रात को 3 बजे आया। अब मैं घर गया रात के 3 बजे, वहां पर उनको, तो उन्होंने खोला दरवाजा, तो वहां पर उठाया क्या मैंने, कम से कम वहां से मैं कोई चीज ले आता, सामान ले आता, ट्रंक ले आता, और बहुत सारी चीजें थे वहां पर जो मैं लाता। मैंने क्या लिया खेलने में जो मुझे शील्ड वो वगैरह मिले थे, और कुछ गबा ये वगैरह, ये सराहने वराहने, थोड़ा सा। और बर्तन कौन से, ये स्टील के, वो जो लोहे के होते हैं ना, वो नहीं, ये हाथ में रात को यही चीजें आई। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वो शील्ड आए, दूसरे ये कुछ आए। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। अब मैं बहुत परेशान था गाड़ी में। जब हम लाल चौक में पहुंचे थे, वहां पर मिलिट्री इतनी थी, तो मुझे कहना ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ, कभी मैं कहता हूँ श्रीनगर जाऊंगा, कभी मैं कहता हूँ जम्मू जाऊंगा, वो मुझे पकड़े, क्या बोल क्या कर रहे। फिर ये ड्राइवर का जो मालिक था वो भी साथ था, तो उसने इनको कहा कि नहीं, ये अब अभी घबराया हुआ है, ये कल आया था, अब इसको वापस जम्मू जाना है, ये इस तरह है, ये इसका नाम ये है, महाराष्ट्र, ये पंडित है। उसने कहा हाँ चलो जाओ, छोड़। तो छोड़ दिया, हमको निकले। तो काजीगुंड में हमको पकड़ा, काजीगुंड में हम ठहरे, रुके 1-8 घंटा वहां पर। पता नहीं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। क्या मैं सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों बाप बेटे, अब हमारा तो खेल शायद खत्म। कहने की बात है, ये जो यहाँ है। तो वहां से 1 घंटे के बाद छोड़ा। फिर हम निकले। जब हम रामबन पहुंचे तो मैंने सांस ले ली, नहीं शायद अभी जिंदगी है। तो वहां पर कुछ चाय शाय पी हमने, तो फिर हम यहाँ आ गए। हालात क्या थे कि इतना डर था, इतना डर था। गाड़ी वाले को मैंने चुंगी पर सामान उतारा, वहां से और 100-150 रुपए रेडी वाले को दे, वो जो बहुत सामान था, वो गबे वगैरह वो वहां से ला, ताकि ये मेरा घर न देखे। इतना डर था। ये हकीकत है, झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना तो मुझे आता ही नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सच्चाई है मैं वो सच बोल रहा हूँ। तो हम आ गए यहाँ पर। फिर ये आए यहाँ पर, जो भी थे, और एक और घर बन रहा था यहाँ पर, वो भी आए। ये अपने घर वाले सारे आ गए। कल शाम को 8 बजे पहुंचे और आप 12 बजे यहाँ, क्या बात है। सब ठीक है, इनको नहीं ना कह सकते ना। बस आ गए। फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि शायद हम बच गए। जो वहां पर लोगों ने डर दिखाया ना, और जो सुना हमने वहां से यहाँ से,
आवाज़ें वहाँ पर आ रही, जो उसकी तरफ तो हम नहीं जाएंगे। तो अब हम यहाँ पहुँच गए। तो हमने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई तनख्वाह नहीं था, कोई नौकरी, तनख्वाह बंद था, बिल्कुल। तनख्वाह बंद था वहाँ पर 5-6-7 महीने तनख्वाह बंद। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाजू शाह सराफ ट्रेवलर्स, वो दुकान, उसी को मैंने वहाँ पर कहा था कि जो सामान वामान है जी, मुझे जी, जी। दे दो। तो वो बड़ा आदमी था, वो ज़मीनें लेता था, बेचता था, मकान बनाता था, बेचता था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा थोड़ा सा काम दे दो। उसका ठीक है, पढ़े लिखे हो? मैं हाँ सर। तुम चलो ले लो। तो उसने मुझे मुंशी का काम दिया, दिन का 40 रुपया, 40 रुपया दिन का। तो अब ये बन गया। अप्रैल में मुझे इधर आना है, जी, जी। इस घर में लंटर पड़ा, हम्म, सीमेंट विमेंट नहीं किया, आए क्योंकि वहां से वो 400 बच जाएंगे रेंट वाले। जो किराया देते। तो आ गए हम यहाँ पर। गर्मी कितनी, कोई फैन नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई तो अब क्या हुआ कि नीचे कीड़े निकलने लगे, क्योंकि पलस्तर ही नहीं ना है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्या करे। मैं फिर इसी के पास गया, तो उसका ले लो सामान करो। तो मैंने नीचे सीमेंट कर दिया। पलस्तर, तो फिर चलता रहा सिलसिला, चलता रहा सिलसिला। तो एक दिन नजीर जोश आया, उन दिनों की बात है। उसने मुझे कहा, उसके भाई ने मुझे कहा कि यार ये गाना है आपको डेजी के साथ, वो बुबा बुबा बारूबा। मैंने कहा यार क्या बात करते हैं, इतना ऐसे थोड़ी लगेगा। नहीं गाना तो यही है, आपने तो करना है, ये सारे सॉन्ग आपने करने। वो ढूंढते 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 मुझे आपके पास है। वो दिन मैं कभी नहीं बोला। तो मुझे ले गए, तो मैंने वो गाना किया, शूट किया उनने। फिर 5-6 गाने और किए शूट। फिर उन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए उस दिन। तो मैं सोचा चलो अब इसको पता चल गया तो बिल्कुल। तो फिर उन्हीं दिनों बशीर दादा मेरा दोस्त, वो आ गया। उसने मुझे सीरियल में काम दिया, उसने मुझे 4000 रुपये दिए। तो ये सिलसिला ऐसे ही चल शुरू हो गया। बिल्कुल। ये भूलने वाली बातें नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर रह सका, मुझे काम मिला। फिर तो भगवान ने ऐसा किया कि फिर तनख्वाह भी स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ का काम भी स्टार्ट हो गया। जी, जी। फिर दूरदर्शन में काम मिला। तो मुझे वहां से लोग आते गए, मुझे भी ले। मैं कश्मीर भी गया शूटिंग के लिए, उन दिनों भी गया मैं शूटिंग के लिए। मैं 95 में भी गया श्रीनगर शूटिंग के लिए। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा, माता का आशीर्वाद, आप जब जिंदगी जी, जी। बची। आप जब वापस अनंतनाग गए कई वर्षों बाद, तो वहां के जो आस पड़ोस के लोग थे, उनका क्या बर्ताव रहा आपको देख के? सच मानो तो एक कदम चलने में मुझे 10 मिनट लगे। बस स्टैंड से घर तक मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगे, जबकि वहां से मुझे 5 मिनट लगते थे वहां तक। ये हाल था वहां के लोगों का जब उन्होंने मुझे देखा, गले लगा। बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत की। एक बच्चा है वहां पर, लड़का है,
उसका नाम था नगीन। वो सब्जी का काम करता था, मेवे सब्जियां वब्जियां। तो फिर वो बाद में वो सुनार बना था। वो आ गया मुझे, तो मुझे जाना था मटन, तो उसने ऑटो लाया, ऑटो में मुझे बिठाया। सब्जी कम से कम 300-400 रुपए की, ऑटो वाले को 100-200 रुपया उसने दे दिया, खुद ही, मेरे से नहीं लिए। वो इतना प्यार करते हैं। वो प्यार तो आज भी है। जब भी मैं जाता हूं तो बहुत प्यार करते हैं लोग। अगर कोई लड़का सिगरेट पीता हो तो सिगरेट वो पीछे रखता है, सिगरेट मेरे सामने नहीं पीता। इज्जत है। क्योंकि मैं टीचर था। 99% मुसलमान बच्चों को मैंने पढ़ाया। 99% मुसलमान बच्चे थे मेरे स्कूल। वहाँ हिंदू बच्चे नहीं, क्योंकि गांव में जाता था मैं, तो वहां पर मुसलमान बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों को भी याद है जब वो बच्चे कभी, एक बार मैं रेजिडेंसी रोड से जा रहा था, ये कोई 2005-2010 की बात होगी, तो मैं चल रहा था, वहां से सामने से 2-4 लड़के आ गए, तो वो आगे आधा बरस मारा, आधा बरस मारा, आधा बरस मारा। तो मैं देखता रहा, मैंने इनको पहचाना नहीं। तो एक बच्चा उठा, मैं हूं ना, मैं वहाँ बारम साहब में पढ़ता था आपके पास, और मैं भी सर। एक बच्चे के पीछे वो सिगरेट चल रहा था, तो उसने पीछे से ही वो बुझा दे। मैं देख रहा हूँ धुआं, तो मैंने उनको गला ही लगाया। यही हकीकत है, क्योंकि वो प्यार आज भी है। हालात ऐसे हो गए कि ये प्रॉब्लम हो गई, वो उनके लिए भी, हमारे लिए नहीं। हम निकले वहां से, हकीकत है कि हम बिल्कुल खाली हाथ निकले। ये तो परमात्मा जानता है कि हमने कैसे यहाँ पर सरवाइव किया। ये परमात्मा जानते हैं और हम जानते हैं। इस बात पर मुझे प्राउड है, मुझे बड़ी शान है कि हम लोगों ने, मेरे यार दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे हमसायों ने, यहाँ पर हम जी सके। हमने बच्चों को पढ़ाया, बिल्कुल, बच्चों को लिखाया, हमने अपना घर बनाया। मगर मैं ये बात भी भूलता नहीं हूं, तकलीफ हमको हुई, क्योंकि हम खाली हाथ निकले, घर छोड़ा, जमीन जायदाद छोड़ी, मेवों के बाग छोड़े, सब कुछ छोड़कर हम निकल आए वहां से, परमात्मा के सहारे। इन परमात्मा ने हमको बचाया, हम बच गए, हम में शक्ति थी, हम जी सके यहाँ पर। उनके लिए वो दिन में 1000 बार मरते जी थे, ये झूठ नहीं है। घर से बच्चा निकलेगा स्कूल, कोई गारंटी नहीं कि शाम को सही सलामत कर वापस लौटेगा। हमारे अनंतनाग में एक डॉक्टर था, गुलाम कदर भट्ट, लोगों को मुफ्त इलाज करता था, उसको भी शहीद किया। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रेमनाथ भट्ट साहब को, दूसरी तरफ गुलाम कदर भट्ट। क्या कसूर था इनका? क्या कसूर था गुलाम कदर भट्ट का? क्या कसूर था हमारे भट्ट साहब का? क्या कसूर था कैप्टन उमर फयाज का? कैप्टन उमर फयाज तो शान था हमारे कश्मीर की। अगर वो शहीद नहीं हुआ होता, आज हजारों कैप्टन होते हमारे कश्मीर में। क्या कसूर था उसका? अगर हम उनसे, उनके घर वालों से, उनकी बहन से, उनकी माँ से जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो उनको भी यहाँ पर जख्म होगा जो कि कभी नहीं भरेगा। जो हालत उनके साथ हुई, हमारे साथ भी
फर्क सिर्फ इतना है, हम खाली हाथ निकले, वो वहां बैठे, वो डर में बैठे, बंदूक के साये में बैठे, लेकिन हर रोज वो 10 बार मरते थे। कश्मीर में भी हमारे न जाने कितने देशभक्त हैं जो कि चाहते हैं कि कब यहां पर ये कहनी सिर्फ टून ताप कश खत्म तिम करन ऐलान कहनी सिर्फ टून ताप को खत्म। वहां पर इतने देशभक्त हैं जो कि चाहते हैं कि वहां पर सुकून हो, आराम हो, भाईचारा हो। कैप्टन जी, बहुत ही इमोशनल रहे आप पूरे इस इंटरव्यू में, जो कि जिनमें हकीकत में हुआ है और आपने खुद ये सब झेला है। और मैं ये भी आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी सरकार भी इस प्रोसेस में है कि वापसी के प्रोसेस में है कि शायद आने वाले कुछ सालों में कश्मीरी पंडित वापस जाए। क्या अगर ऐसा कुछ होता है, आप वापस जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे तो आपकी क्या कंडीशंस होंगी? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऐलान में तो जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा अपना वतन है, वो जन्मभूमि है मेरी। जाऊंगा, बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, बच्चों के बच्चों को भी लेकर जाऊंगा, मगर तब जाऊंगा जब वहां पर सुकून होगा। मुझ में ये शक्ति होनी चाहिए उस वक्त जब मेरे से मेरे बच्चों के बच्चे पूछेंगे, जो दादू ये कश्मीर कहाँ है, कश्मीर कैसा है। मुझ में ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं उनको कह सकूं कि कश्मीर वो जगह है जहां पर मेरे माता पिता ने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया। कश्मीर वो रेशवारी है जहां पर मेरा अपना घर है, मेरी जमीन जायदाद है, मेरे मेवों के बाग है। कश्मीर वो स्वर्ग चमन है जहां मेरे यार दोस्त इस वक्त भी मेरे इंतजार में है कि कब मैं अपने घर को वापस लौटूं। मैं ये कह सकूं उनको कि वो कश्मीर तुम्हारा है, वो कश्मीर मेरा है, वो कश्मीर हम सब का है। ऐसी हालत में जाऊंगा मैं, ऐसी हालत में नहीं जाऊंगा कि कौन गारंटी देगा। सब कहते हैं मकान देंगे, पैसा देंगे, कारोबार देंगे, लेकिन गारंटी कौन देगा कि वहां पर सुकून है। पिछले साल ही क्या किया था उन्होंने, क्या बिगाड़ा था? वो तो घर से कमाकर वहां पर उन्हीं पर खर्च करने आए थे। उनका कोई कसूर था क्या? कहते हैं सब आ जाओ ले जाओ, कोई कहता है ये क्यों नहीं आते। अरे कैसे आए? अभी कुछ ही महीने हो गए, आपको सब कुछ पता है। सब कहते हैं कि मैं कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, और मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि सच ही बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूं कि जिससे किसी का स्किन टच हो, वो मैं नहीं बोलूं। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मेरी कितनी अच्छी रिलेशन है वहां के लोगों के साथ। मेरा इस वक्त टेंशन चल रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। उन दिनों जब मुझे रिटायरमेंट का टाइम था, मैं यहां से नहीं जा सका। मेरे यार दोस्तों ने वहां से मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर कलेक्ट करके लाए। 10 जगह गए वो कैसे मैं बोल सकूंगा इन्होंने ये किया। क्या मैं कहूंगा कि जिसने मुझे पेंशन सेटल किया, जिसकी वजह से मैं पेंशन में जी रहा हूं यहां पर, मैं उसको कहूं कि क्या वो भी गलत है? नहीं, मत कहो ऐसा। सारे ऐसे नहीं है, ये सारा ऐसे ही है, नहीं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। मैंने कहा ना, मैं जब जाता हूं वहां पर मुझे 3 घंटे घर बस स्टैंड से घर तक लगते हैं। ये प्यार है। और आज भी
जब भी कोई बड़ा दिन होता, शिवरात्रि होती, तो वो लोग सवेरे से मुबारकबाद देते थे, क्या चाहिए, क्या लाए, ऐसा। और किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए। हो गया, तकदीर का खेल है, परमात्मा को चाहना था, उसने किया। लेकिन वो 100 साल पीछे चले गए। हम तो निकले, खाली हाथ निकले, लेकिन वो 100 साल पीछे चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन जी आपका। आपने जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखा एग्जाइल डायरी के माध्यम से, और मैं ये जरूर दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ वितस्ता हेराल्ड द राइट न्यूज आप तक जो एग्जाइल डायरी ला रहा है, इसमें आपने देखा पहले एपिसोड में जो एक लेडी आई थी, उन्होंने अपनी बात क्या रखी। उन्होंने बात की कि वो वापस नहीं जाना चाहते हैं, और आज कैप्टन महाराज जी जिस भावुकता से इन्होंने सारा कुछ बयां, वो सब आपके सामने है। और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह हम लोग हर एक उस शख्स तक पहुंचे जिन्होंने ये फेज देखा है, जो चाहते हैं फिर से वापस जाना, या जो नहीं चाहते जाना, या उनकी वो स्टोरी, वो कहानी क्या रही है उस दौरान। आपको हर एपिसोड में मैं गारंटी देता हूं, हर एक हमारे जो गेस्ट होंगे एग्जाइल डायरी में, डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ जो है, जो वो फेज था, वो देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड द राइट न्यूज।